हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टूडेंट के मेंस प्रैक्टिस सेट का। तो उसी के क्रम में ये नया प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें आज हम देखेंगे। ठीक है, ओवरऑल देखें तो आज 8वां प्रैक्टिस सेट होगा। अब वो उस बुक का समाप्त होगा। आज ये यूथ बुक के द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट 1 नंबर को हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और पिछला वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और वो आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी का दिया गया, हिंदी से शुरुआत करते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ठीक है, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन अगर पूछा जाएगा तो इसमें कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, इनमें से कौन कौन सा वर्ड जो है वह अंतस्थ व्यंजन में आता है। तो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो ए पार्ट इसका सही है। य, र, ल, व, ये जो 4 वर्ण हैं ये क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। अगले प्रश्न बताना है दीर्घ स्वर, इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो दीर्घ स्वर और लघु स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर, लघु स्वर और संयुक्त स्वर, इनको आपको आना चाहिए। इसमें से अगर देखा जाए तो दीर्घ स्वर हो जाएगा बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ जो दिया गया ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। छोटा ऊ के जो आता है ये ह्रस्व स्वर में आता है। ठीक है, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कह सकते हैं इसको। ह्रस्व स्वर में ये आता है छोटा ऊ। ठीक है, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। ये 4 जो होते हैं क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। ए की बात करेंगे तो ए जो है ये संयुक्त स्वर है। ए क्या है, संयुक्त स्वर है, क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बनता है। ये छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर बनता है। ठीक है, ओ की बात करते हैं तो ओ जो है ये भी संयुक्त स्वर में आएगा। ये किससे किससे बनता है, तो ये अ प्लस ऊ से मिलकर बनता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर है ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है। इस चिन्ह का नाम क्या हमें बताना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो यहाँ पे जो चिन्ह दिया गया है इसका नाम है अर्ध विराम। क्या नाम है, अर्ध विराम। डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे उद्धरण चिन्ह की, उद्धरण चिन्ह कैसे होता है, तो उद्धरण चिन्ह ये होता है सिंगल इन्वर्टर कामा या फिर डबल इन्वर्टर कामा, इसको क्या कहा जाता है, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इसके बाद अल्प विराम जो दिया गया है तो ये सिंगल जो कामा लगता है नीचे वाला ये अल्प विराम हो जाता है। निर्देशक चिन्ह या डैश चिन्ह, तो इस तरीके से होता है, इसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, आंसर क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए प्रदुमन की शुद्ध शुद्ध वर्तनी क्या होगी। अगला प्रश्न है प्रदुमन की शुद्ध वर्तनी जो लिखा हुआ है वो ए पार्ट में लिखा है। प्रदुम्न जो होता है इसका ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी इसमें से सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर सी पार्ट में कौतूहल जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है, बाकी सभी गलत है। क्योंकि खलिहान जो है इस तरीके नहीं लिखा जाता है। खलिहान में ला पे छोटी ई का मात्रा होता है और यहाँ पे बड़ी ई का मात्रा दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। कार्तिक भी गलत लिखा हुआ है। कार्तिक को हम कैसे लिखते हैं, कार्तिक में का बड़ा होता है और ता पे छोटी ई का मात्रा होता है, इस तरीके से। ठीक है, गिरजा जो दिया गया ये भी गलत है। गिरजा जो होता है इस तरीके से लिखा होता है सही रूप से। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जहाँ से भाव का प्रकट हो। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि जिन जिन शब्द से व्यक्ति या गुण के व्यक्ति या वस्तु के गुण हो गया, धर्म है, दशा है, व्यापार का बोध होता है, वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अगर हम इसमें ए पार्ट देखें सूक्ष्मता, तो इससे क्या हो रहा है, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये सूक्ष्म विशेषण से बनी हुई सूक्ष्मता जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बाकी जैसे बुढ़ापा है, मिठास है, मधुरता है, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। सही रूप से लिखा हुआ वाक्य इसमें से बताना है, कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे सही रूप से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए महादेवी छायावादी की कवयित्री, तो कवयित्री गलत लिखा हुआ है। जब भी आप आओ मुझे मिले, यहाँ पे ये इस प्रकार गलती, मुझे मिले नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी आप आओ या आप आओ नहीं होता, आपके साथ लगाना चाहिए था आए। ठीक है, आप आए तो मुझसे मिले, ये सही हो जाता। जब भी आप आए तो मुझसे मिले, कवयित्री गलत है। कवयित्री को कैसे लिखा जाता है, ये कभी कभी वैसे शुद्ध वर्तनी शब्द में पूछ लिया जाता है। कवयित्री को अगर हम लिखेंगे तो कवयित्री में ता के ऊपर बड़ी ई का मात्रा होना चाहिए। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया,
यहाँ पे कहाँ गलती किया गया, तो आपका दर्शन पाकर मैं धन्य होगा, तो यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आपके होना चाहिए था। ठीक है, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, तो ऐसे ही हो जाता। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। अब ये ऑप्शन में क्या है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं पर गलती नहीं की गई है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, बिना जल्दी आ, इसमें विधेय विस्तारण क्या है। उद्देश्य और विधेय दो प्रकार के वाक्य में दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उद्देश्य और विधेय। यहाँ पे अगर विधेय विधारण की विधेय विस्तारण की बात करेगा तो यहाँ पे जल्दी शब्द हो जाएगा। जल्दी क्या है, विधेय विस्तारण में आता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, ये किस क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, क्रिया ये सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा, ये दोनों किस प्रकार की क्रिया में आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों क्या है, सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। किसके, सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के प्रयोग में कर्म की प्रधानता हो वहाँ पे सकर्मक होगा। तो राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे देखिए कर्म क्या है, रावण मारने का कर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फल खरीदा जा रहा है, तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें समूह को चिन्हित करना है जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग सही रूप में किसमें किया गया है, ये बताना है। कवि का पुल्लिंग क्या होता है, कवि का पुल्लिंग किसमें सही रूप से लिखा हुआ है, तो कवियत्री अगर देखेंगे तो इसमें भी सही लिखा है, इसमें ये गलत है, ये भी सही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, सम्राट का जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होता है, सम्राट का स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो इसका होता है साम्राज्ञी, जिसमें इसमें सही, इसमें भी सही, इसमें भी सही। अभी और आगे देखें, नेता का क्या होता है, नेता का होता है नेत्री, तो ये नेति लिखा है, गलत हो जाएगा। नेत्री इसमें सही, इसमें सही, ये गलत हो जाएगा। तो अब मतलब कि पहला और चौथा ये तो गलत होगा, बी और सी बाकी बचा है। अभी आगे वाला देख लेते हैं, विधुर। विधुर का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है विधवा, तो विधवा में अगर देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, विधरा लिखा है। बी पार्ट में अगर देखें तो बी पार्ट सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें सही चारों सही है, बाकी और सभी में कहीं ना कहीं गलती की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच में कौन सा कारक है। ठीक है, चम्मच से चावल खा रहा है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, चम्मच में। अब चम्मच से है तो से किसका होता है, से होता है करण कारक का परसर्ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक। ठीक है, करण कारक का परसर्ग हो जाएगा। आंसर क्या है, ए पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम और तद्भव से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। यहाँ पे अगर तत्सम शब्द की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, कुक्कुर। कुक्कुर क्या है, तत्सम शब्द है। इसका जो है शेष अगर हम देखें तो कंगन जो दिया गया है, कंगन का तत्सम क्या होता है, कंकड़ होता है। ठीक है, कचहरी जो दिया गया है, इसका जो है तत्सम क्या होता है, कृत्य ग्रह होता है। कछुआ जो दिया गया है, इसका तत्सम क्या होता है, कच्छप होता है। ठीक है, आंसर क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना जो रेखांकित शब्द का उचित विकल्प है। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। अब सहारा की जगह पे हमें जो है उस विकल्प का जो है वो शब्द लिखना है यहाँ पे, उचित शब्द। तो बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था, इसमें सहारा के लिए उचित शब्द अवलंब होगा। क्या होगा, अवलंब होगा। जबकि अविलंब का अर्थ क्या होता है, शीघ्र। ठीक है, विलंब रहित कह सकते हैं, शीघ्र कह सकते हैं, ये अविलंब का अर्थ होता है। अमूल्य का अर्थ होता है अनमोल, बहुमूल्य, तो ये सब नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पे अवलंब होगा। चलिए, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है। राखनहार में प्रत्यय बताना है क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो राखनहार, राखनहार की बात करें तो इसमें रख धातु है, रख धातु है, और इससे ना और हार प्रत्यय जुड़कर जो है ये शब्द बनता है। तो यहाँ पर ये कृदंत है, क्योंकि यह क्रिया से बना हुआ है। कृत से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, कृदंत प्रत्यय। आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए, स्थावर का विलोम क्या होगा। स्थावर के विलोम की बात करते हैं तो स्थावर का विलोम इसमें से क्या हो जाएगा, 15 का क्वेश्चन नंबर अगर देखते हैं तो स्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम होता है, जो कि आपको कहीं भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्थावर का विलोम चूंकि जंगम होता है इसलिए आप कोई भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन मतलब 5वां ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जड़ चेतन की बात करें तो इसका जो विलोम होता है वो जड़ होता है। ठीक है, और इसके बाद स्थावर का जंगम होता है। अचल का अगर हम बात करेंगे तो सचल होता है। ठीक है,
अचल का क्या होता है? सचल होता है। अचल का सचल या सचल का अचल। और इसके बाद चंचल का होता है स्थिर। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा आगार शब्द का क्या है? पर्यायवाची नहीं है। इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? आगार शब्द के पर्यायवाची में बात करेंगे तो घर होता है, भवन होता है, आवास होता है, लेकिन घाम नहीं होता। तो बी ऑप्शन इसका नहीं होगा। ठीक है, घर आगार के अन्य पर्यायवाची में घर, सदन, भाम, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आयतन भी होता है, आलय, निलय, मंदिर, आवास, ये सभी होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से बताना है इति और ईति का सही अर्थभेद। पहले वाले इति का अर्थ क्या होता है? तो पहले वाले इति का अर्थ होता है समाप्ति। ठीक है, तो किसी भी ऑप्शन में सिर्फ बी को छोड़ के नहीं लिखा हुआ तो बी ही हो जाएगा। अगर किसी और में समाप्ति लिखा होता तो हम फिर ईद का भी मिलाते। ईद का मतलब क्या होता है? विघ्न, बाधा। तो यहाँ आंसर क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए निम्नलिखित में से शब्द युग्म का अर्थभेद कौन सा सही नहीं है? अनिल का मतलब क्या होता है और अनल का मतलब क्या होता है? अवलंब का मतलब क्या है? अविलंब का मतलब क्या है? तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये बता, मतलब 3 सही है, 1 गलत है। अगर हम अनिल की बात करेंगे तो अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग। तो ये तो बिल्कुल सही है। अवलंब की बात करेंगे तो ये सहारा होता है। अविलंब मतलब विलंब यानी अतिशीघ्र। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? गलत है। विलंब दिया गया है, जबकि अविलंब का अर्थ होता है अतिशीघ्र। अतिशीघ्र होता है अविलंब का अर्थ। तो गलत कौन सा है? बी ऑप्शन में गलत है। तो बी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत वाला ही बताना था। ठीक है, अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कि आवरण दिया गया है तो आवरण का अर्थ है ढकना और आभरण का अर्थ है आभूषण। अपेक्षा का अर्थ है इच्छा और उपेक्षा का अर्थ है लापरवाही। तो दोनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 19, तो उसको हम कहते हैं अनुयायी। क्या कहते हैं? अनुयायी। ठीक है, जो वो जो प्रयोग या अध्ययन के द्वारा अनुभव किया जाए उसको हम कहेंगे अनुभवी। और जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत, जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित। चलिए अगले प्रश्न, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सद्भावना का संधि विच्छेद करेंगे तो सत्य प्लस भावना होता है, जो कि दिया गया है बी पार्ट में, और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो आंसर क्या है? यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा समास सही है? इनमें से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाज से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कौन सा सही है इनमें से? सज्जन अव्यय भाव दिया गया है। ठीक है, अष्टाध्यायी द्वंद्व समास, यथामति, कर्मधारय, शरणागत, तत्पुरुष। तो इसमें से सही वाला समास जो है वो डी पार्ट है। शरणागत में तत्पुरुष है, बाकी सभी कहीं ना कहीं गलत किया गया है। ठीक है, बाकी क्या है? कहीं ना कहीं गलत किया गया है, क्योंकि सज्जन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। सज्जन में कौन सा है? कर्मधारय समास। अष्टाध्यायी जो दिया गया यहाँ पे अंक आ गया तो द्विगु समास होगा, ना कि द्वंद्व समास। द्विगु समास होगा। ठीक है, यथामति यहाँ पे प्रत्यय आ जा रहा है तो यहाँ पे अव्ययी भाव हो जाएगा, अव्ययी भाव। तो इस प्रकार सभी में गलती किया गया, डी पार्ट सही जगह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विकल्प में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण है? मिश्रित वाक्य उदाहरण बताना है। जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी। तो बिल्कुल ये मिश्रित वाक्य है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। छोटी बच्ची साइकिल चलाती थी, तो ये सरल वाक्य में आएगा। मैं छुटपन में साइकिल चलाती, ये भी सरल वाक्य। मैं छोटी थी और साइकिल चलाती थी, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के स्थायी भाव की बात करेंगे तो होता है रति। क्या होता है? रति होता है। आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो पांचवा ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। रसों की संख्या सर्वमान संख्या 9 है। ठीक है, उसमें से श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और हास्य रस का स्थायी भाव हास है। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। हास है मतलब हास्य, ये रस हो गया और इसका स्थायी भाव हास हो गया, हास। ठीक है, इसके बाद करुण रस का स्थायी भाव शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भयानक का भय होता है। विभत्स का जुगुप्सा। अद्भुत का विस्मय होता है। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। लेकिन भरत मुनि के अनुसार अगर रसों की संख्या पूछी जाएगी तो 8 होता है। ऐसे सर्वमान रस टोटल 9 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, चरण कमल बंदो हरिराई, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ये आपको बताना है। ठीक है,
चलिए, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा समास है 24 में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है, सॉरी, हाँ अलंकार पूछा गया था, तो कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार इसमें है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे 24 का सी पार्ट करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, वहाँ पे क्या हो जाता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो चरण कमल बंदोहरा, यहाँ पे चरण कमल, कमल के समान चरण और चरण के समान कमल की बात किया गया है, तो इसलिए तुलना किया जा रहा है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ की बात करेंगे तो इसका अर्थ है प्रतिज्ञा जिससे कभी न डिगे। ठीक है, प्रतिज्ञा जिससे कभी न डिगे या फिर अत्यंत दृढ़ संकल्प होना, तो ए पार्ट इसके लिए राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो था वो था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है 1826 में कलकत्ता से ये साप्ताहिक साप्ताहिक पत्र के रूप में जो है ये निकाला गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत यहीं से हुआ था, तो बी पार्ट इसके लिए करेक्ट है। अब 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको गद्यांश क्वेश्चन का आंसर देना है। गद्यांश आपके सामने दिया गया है। सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है उसे बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए आपको जो है सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है सहिष्णुता और उदारता। तो इस तरीके से ये आपके सामने है, आप इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं? तो आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा कि जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विषो मन करते हैं। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, विषो मन शब्द से में कौन सा समास का उदाहरण है? विषो मन में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, पातक शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? पातक शब्द का विलोम, पातक शब्द का विलोम की बात करते हैं तो पातक का विलोम होता है पुण्य। क्या होता है? पुण्य होता है, और आपको ऑप्शन में कहीं नहीं मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मित्रता को स्थिर रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व इसमें से क्या है? अब इसके आगे डैश डैश, यानी कि इसमें हमें पूरा करना है, शब्दों को भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हम क्या भरेंगे? सहिष्णुता और उदारता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है इनमें से? हर्षवर्धन, विष्णु, या फिर महेंद्र वर्मन, या फिर दंती दुर्ग। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रकूट जो वंश थे इसके संस्थापक से दंत दुर्ग। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। दंत दुर्ग का जो काल था वो 735 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक रहा था, और इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इन्होंने राजधानी बनाई थी मान्यखेत। ठीक है, मान्यखेत इनकी राजधानी हुआ करती थी, और मान्यखेत अभी वर्तमान में देखा जाए तो सोलापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। सोलापुर महाराष्ट्र का क्षेत्र जो है मान्यखेत कहलाती थी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है इन्हीं राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था, जिसका शासक था कृष्ण प्रथम, उसने करवाया था। ठीक है, कन्नौज का जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था तो उसमें राष्ट्रकूट ने भाग लिया था। उसमें राष्ट्रकूट, प्रतिहार और बंगाल का पाल शासक, ये तीनों सम्मिलित थे। ठीक है, राष्ट्रकूट का अंतिम जो शासक था महान, वो था कृष्ण तृतीय, और जिसके दरबार में जो है शांति पुराण के रचनाकार कन्नड़ कवि पोन्ना जो है रहते थे। ठीक है, एलिफेंटा गुफा मंदिर का भी निर्माण जो है राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। तो ये सब राष्ट्रकूटों से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्त संत इनमें से कौन से थे? तो उनका नाम था स्वामी रामानंद। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संत थे। इन्होंने राम भक्ति की धारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया था। ठीक है, और ये एक पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया तथा अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए जो है हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके बारे में प्रचलित कहावत है कि भक्त द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? मूल भारतीय संविधान जो था वो हस्तलिखित, अगर हम बात करेंगे तो वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे जिनके द्वारा हस्तलिखित है। इनका जन्म 1901 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इन्होंने लेखन कार्य मुफ्त में किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है।
तो द ईगल नेस्ट के नाम से हम शिवनेरी किला, ठीक है, शिवनेरी किले को जानते हैं। यह सह्याद्री जिसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, इस स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसका क्या मापने के लिए करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से हम रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को मापते हैं। आंसर बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, वो स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, वो स्थल कहाँ था? तो वो स्थल अगर हम बात करेंगे, हर्षवर्धन बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन प्रयाग में किया था हर्षवर्धन ने। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया है, तो हो जाएगा ई ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन प्रयाग में किया गया था और ये हर 5वें वर्ष प्रयाग के महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था तथा भारी दान करता था। चलिए, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? तो वो ये कब हुआ था? तो ये 1809 में हुआ था। ठीक है, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि पर राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, इस संधि पर मेटकाप का हस्ताक्षर था, जो अंग्रेजों की तरफ से था। मेटकाप और रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो ये किया गया था कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर को। ठीक है, प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर को। और इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष जो है बनाए गए सबसे वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को। इसके बाद दूसरा अधिवेशन हुआ 11 दिसंबर, मतलब 2 दिन बाद हुआ। 11 दिसंबर को जब हुआ तब उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने निर्विरोध सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो वो है 23वां अनुच्छेद। ठीक है, 23वां अनुच्छेद मूल संविधान मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 24वें में क्या है? तो कारखानों आदि में 14 वर्ष तक के बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है। ठीक है, 26वें में बात करेंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है और 32वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए, ग्रेनाडा कहाँ पर स्थित है? ग्रेनाडा कहाँ पर स्थित है? ग्रेनाडा एक कैरिबियन देश है। किस प्रकार का देश है? कैरिबियन देश है और ये पड़ता है जो है कैरिबियन सागर में। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। इसकी राजधानी का नाम याद रखिए, सेंट जॉर्ज है। क्या है? सेंट जॉर्ज। ठीक है, इसकी राजधानी का नाम क्या है? सेंट जॉर्ज है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्वीफर, एक्वीफर मतलब जलभृत क्या है? एक्वीफर की बात करते हैं तो जलभृत, एक्वीफर जो होता है धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर है जो जहां भूजल एकत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं? जलभृत या फिर एक्वीफर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया? ठीक है, चमेरा बांध की बात करेंगे तो ये कौन सी नदी पर है? क्वेश्चन नंबर 58 का क्या हो जाएगा? चमेरा बांध की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और अगर हम बात करेंगे तो इसे रावी नदी के तट पर बनाया गया है। रावी नदी, यहाँ पे ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा तो ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर ई पार्ट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए पार्ट बिल्कुल। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, पादप कोशिका यानी पौधों की जो कोशिका भित्ति है निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? पौधों की जो है कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है यह सेल्यूलोज की बनी होती है। आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, सेल्यूलोज और एक और होता है पेक्टिन। ठीक है, पेक्टिन, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है पौधों की कोशिका भित्ति। ठीक है, ये पौधों की वृद्धि का समर्थन करने के लिए जो है संरचनात्मक ढांचा जो है प्रदान करती है। तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्चेरिचिया। ठीक है,
एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? एस्चेरिचिया कोलाई जो जीवाणु है इसको कहते हैं ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई। ये जीवाणु जो है ये कहाँ पाया जाता है? जो कि ये अगर हम देखें तो ये मानव के आंत में पाया जाता है, ठीक है। ये आमतौर पर मनुष्यों और गर्म खून वाले जानवरों की आंत में पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेसिकली ए पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनएफसीसी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना बेसिकली। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म बनता है। तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या है? इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन कहा जाता है, ठीक है। और इसका गठन की बात करेंगे तो 1992 में इसका गठन रियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील में, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन हो रहा था, उसी के दौरान इसको गठन किया गया था। यह 1994 में क्या होता? प्रभाव में आया था। कब प्रभाव में आया था? 1994 में प्रभाव में आया था, ठीक है। और ये अगर हम बात करेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया तो बान शहर कहाँ है? जर्मनी में। तो जर्मनी के बान शहर में इसका मुख्यालय है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ड्यूमा बोको किस देश के 6वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं, ठीक है, 6वें राष्ट्रपति चुने गए थे। ड्यूमा बोको की बात करेंगे तो ये अभी हाल ही फिलहाल में बोत्सवाना के राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है, 1 नवंबर को। ये इनकी पार्टी का नाम है अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज दल, जिसके राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो थे ड्यूमा बोको, इनको बोत्सवाना का 6वां राष्ट्रपति बनाया गया है। बोत्सवाना कहाँ है? तो गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है, यानी कि समुद्र से मिलता नहीं है। इसकी राजधानी का नाम क्या है? गैबोरोन, ठीक है, गैबोरोन, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नवंबर 2024 में दीपम योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी, जिसके तहत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाते थे? तो ये शुरुआत किया गया आंध्र प्रदेश में। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शुरुआत किया। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने BRI में शामिल होने से इनकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? तो उसका नाम है ब्राजील, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट ब्राजील ने इनकार कर दिया है। आंसर क्या? भारत के बाद अब दूसरा देश है ब्राजील, ठीक है, पहला भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है जो सूचना को प्रोसेस करती है। तो क्या है? ये सही है, ठीक है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है उस वक्त पहुंच सकता है। ये जो है आपका अगर देखा जाए तो ये भी सही है। इसमें कोई भावावेश नहीं होता, बिल्कुल सही। इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती, ये भी राइट है। ये अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, गलत है। यह जो है अगर हम बात करेंगे तो अप्रतिबंधित ढंग से नहीं पहुंचता है सूचना तक, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसके लिए जो है गलत है, बाकी चारों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है? तो उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो वो कहलाता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर पर लॉगिन और पासवर्ड जो होता है इसका सत्यापन जब वेरिफिकेशन होता है तो ये ऑथेंटिकेशन के नाम से जानते हैं, प्रमाणीकरण जिसको कहते हैं। तो ये जो है पहचान को पहचानने की एक प्रक्रिया होती है, तो इसको इस नाम से जानते हैं। सर ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंसर्शन पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से जो दिया गया है ये चारों गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई पार्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं थी। कंट्रोल होम अगर हम बात करेंगे तो एल्ट प्लस होम जो दिया गया है इसका मतलब होता है MS वर्ड के टेबल की वर्तमान रो से पहले सेल में जाना, ठीक है। कंट्रोल प्लस इंड की बात करेंगे तो ये शॉर्टकट की MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम पर कर्सर ले जाता है, मतलब सबसे नीचे कर्सर ले जाता है। कंट्रोल होम की बात करें तो कंट्रोल होम जो होता है ये MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के टॉप पर कर्सर ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ई पॉइंट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू विकल्प सभी स्लाइड्स के थंबनेल को आसानी से पुनर्व्यवस्थित करने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन में दिखाता है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप प्रत्येक स्लाइड का एक जो है छोटा सा इमेज देख सकते हैं। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर दृश्य न केवल आपको संपूर्ण रूप से आपकी प्रस्तुति का एक शानदार दृश्य देता है, बल्कि यह आपको अपनी स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने और हाइड करने की सुविधा भी देता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो अगर देखा जाएगा तो वेब कैम जरूरी है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कैमरा बहुत जरूरी है, तो वेब कैम उसको कहा जाता है। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो इसको अगर हम देखेंगे तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच जो है क्या है, एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच माध्यम का कार्य करता है, और ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच जो है संवाद स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 73, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विंडोज में बाय डिफॉल्ट फाइल्स जब डिलीट हो जाती है तो उन्हें किस रूप में भेजा जाता है? तो उन्हें हम रिसाइकिल बिन में भेजा जाता है। ठीक है, जब डिलीट हो जाती है तो कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+F2। ठीक है, शॉर्टकट की का प्रयोग करके लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद क्वेश्चन नंबर 76, इंटरनेट की शुरुआत किस रूप में किया गया था? सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत अगर देखा जाए तो इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है, और यह TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इसे सूचना राजपथ भी कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग के ARPANET के द्वारा जो है, ARPANET जो था उसने कंप्यूटर नेटवर्क विकसित किया था, जबकि भारत में अगर देखा जाए तो इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया था। तो इसमें अगर देखा जाए TCP/IP का तो इंटरनेट में प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत इसके रूप में नहीं होती। ब्रिटिश सुरक्षा बलों के नेटवर्क तो इसमें भी नहीं, बेल प्रयोगशाला के शोध ये भी नहीं होगा, उपरोक्त सभी के अवदान। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पांचों ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इंटरनेट की शुरुआत जो हुआ था वो अमेरिकी रक्षा विभाग था ARPANET, उसने शुरू किया था। ठीक है, चलिए, वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क का उद्देश्य बताना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुकमार्क का उद्देश्य है कि आप क्या आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बुकमार्क का उद्देश्य है कि आप विशिष्ट वेबसाइटों को सेव और व्यवस्थित कर सके ताकि आप उन पर बार बार जा सके। तो यही इसका उद्देश्य होता है बुकमार्क का। आंसर 77 का ए पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो इसमें अगर हमें ट्रांसफ़र किया गया जाना है कोई भी फाइल है इंटरनेट के माध्यम से, तो उसके लिए हम FTP का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल नाम है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, DFT का फुल फॉर्म पूछा गया। DFT का फुल फॉर्म होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। क्या होता है? डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, जो कि सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता TOR का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता, ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, ID का उपयोग करके लॉगिन करें। ID के उपयोग करके लॉगिन करके आपके खाते तक पहुँचने के लिए स्पष्ट रूप से आपकी ID लगेगी, और यह ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को TOR का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता। अगर तुरंत संदेश देना है, ब्राउजिंग डेटा, रिले चैट के संबंध में अगर देखा जाए तो गोपनीयता TOR द्वारा संरक्षित TOR ब्राउज़र जिसे अनियन ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है, यह एक पूरी तरह से मुफ्त ओपन सोर्स
ब्राउज़र है जो आपको गुमनाम रूप से इंटरनेट यूज करने की मदद करता है तथा आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री को स्वचालित रूप से मिटा देता है और आपके सभी ट्रैफिक को इनक्रिप्ट कर देता है। वो कौन होता है? टोर। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन के लिए हो जाएगा करेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल किस शहर को खिलौनों का शहर के नाम से जाना जाता है? पहला क्वेश्चन, खिलौनों के शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा जो शहर है उसको हम जानते हैं। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कानपुर को चर्म उत्पाद के लिए फेमस है कानपुर। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग के सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, तो और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए जाना जाता है। ग्रेटर नोएडा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित है? इनमें से तो गुफा की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखिए गुप्त गोदावरी की जो गुफा ये उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले में पड़ता है। ये चित्रकूट जिला, तो ये बिल्कुल सही है। जो गुप्त गोदावरी एक छोटी नदी है और जो भूमिगत गुफा में ये बहती है। ठीक है, बाकी भीमबेटका गुफा है, बाघ की गुफा है मध्य प्रदेश में है, बादामी की गुफा आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मिट्टी की बात कर रहा है तो उत्तर प्रदेश का जो भाभर क्षेत्र है वो ककरीली और पथरीली मिट्टियों से बनी हुई क्षेत्र है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र मतलब मोरों से संबंधित संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में किस जनपद में स्थित है? तो वो है मथुरा जिला। ठीक है, मथुरा जिला में एक बौद्ध संग्रहालय भी है और मयूर संरक्षण केंद्र भी स्थित है। मथुरा वृंदावन में पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक तेल शोधक कारखाना मथुरा में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें से तो उत्तर प्रदेश इनमें से अगर देखा जाएगा तो देखिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। इनमें से तो कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। गेहूं के अलावा उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक है, अमरूद हो गया, आंवला है, मेंथा है, आलू है, गन्ना है, इन सभी में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है? तो बेतवा नदी पर अगर देखा जाए तो माता टीला जो बांध है ये 1958 में बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से बनाया गया था और इस परियोजना से मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश कुछ भाग जैसे कि झांसी, जालौन, ग्वालियर, हमीरपुर आदि लाभान्वित होते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है रामपुर, चाकू नगरी इसको कहते हैं। यहाँ पे चाकू बहुत ज़्यादा कारखाना चाकू बनाने का, तो चाकू नगरी रामपुर को कहते हैं। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला यहीं पर स्थित है। और लखनऊ में कौन सी नक्षत्रशाला, उसका नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है। ठीक है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थित है। ठीक है, गोरखपुर में जो नक्षत्रशाला है वो वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला है। रामपुर में जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी नक्षत्रशाला के नाम से जानते हैं। प्रयागराज में अगर हम बात करेंगे तो जवाहर नक्षत्रशाला है। ठीक है, तो इतने सारे नक्षत्रशालाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान किस नगर में है? चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान मतलब पार्क, तो ये बंथरा जो पड़ता है उन्नाव में, वहां पर बनाया गया है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है क्या? बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है लखनऊ में ही बनाया गया है। ट्रोनिका सिटी नोएडा गलत है। ट्रोनिका सिटी की बात करेंगे तो ये इसकी स्थापना गाजियाबाद में किया गया। कहाँ पर? गाजियाबाद में किया गया, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलत वाला। बाकी प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये उन्नाव में बना हुआ है। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अफीम की फैक्ट्री एकमात्र उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले में है। और जबकि अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला की बात करेगा तो आप बाराबंकी लगाइएगा। ठीक है, अगर सर्वाधिक उत्पादन की बात करेगा तो बाराबंकी जिले में उत्पादन होता है और गाजीपुर में क्या है? अफीम की फैक्ट्री स्थित है। गाजीपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, बिहार की सीमा से लगा हुआ है। और यहाँ पे इसकी स्थापना कब की गई थी अफीम की फैक्ट्री की? 1820 में अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और यहीं पर गाजीपुर में कार्नवालिस की क्या है? मजार भी, कब्र भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? हड़प्पीय पुरास्थल की बात करेंगे तो देसलपुर इनमें उत्तर प्रदेश में नहीं, बाकी हुलास ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हुलास मेरठ के, और हुलास हो गया आलमगीरपुर, ये मेरठ में स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा हुलास और बड़गांव ये दोनों पड़ता है सहारनपुर में। मांडली जो ये स्थल है ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है। देसलपुर ये गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है? इनमें से लोक नृत्य की बात करें, चरकुला है, दादरा भी है, कर्मा भी है। मुरिया जो है अपने उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक है,
मुरिया उत्तर प्रदेश का नहीं है, मुरिया जो है ये मुरिया जनजाति के द्वारा ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का। तो यही हो जाएगा आंसर, बाकी सारे अपने उत्तर प्रदेश के हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कोयला आधारित बिजली संयंत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं कोयला आधारित की तो ददरी और सिंगरौली ये दो हो जाएंगे जो कोयला आधारित है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं? 6 हैं। इसमें से सिंगरौली हो गया, ददरी हो गया, 2 हो गया, एक है रिहंद और एक है फिरोज गांधी ऊंचाहार और टांडा, ठीक है, और मेजा, ये 6 हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो दरली परली जो है ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। सिंगरौली सोनभद्र में है, ददरी गौतम बुद्ध नगर में है, रिहंद की बात करेंगे तो ये सोनभद्र में है, फिरोज गांधी ऊंचाहार रायबरेली में पड़ता है, टांडा अम्बेडकर नगर पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे की लंबाई कितनी है लगभग? तो 300 किलोमीटर है लगभग। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, 302 किलोमीटर है, वैसे 300 किलोमीटर इसका लगभग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज के खिलाड़ी इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। शतरंज के खिलाड़ी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इकाई उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए कक्षाएं लाने में विजन को आगे बढ़ा रही है? तो वो है, इकाई का नाम है यूपी और, ठीक है, यूपी और है, ये जो है क्या है, बच्चों को आगे लाने के विजन को बढ़ा रही है। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन राइट है। चलिए 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश कौन सा जिला सर्वोच्च साक्षरता दर वाला जिला? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो ये मतलब कोई भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? उपयुक्त ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सबसे साक्षरता दर सर्वाधिक है गौतम बुद्ध नगर जिले में, ठीक है। तो आंसर क्या है? ई ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश किस जिले में श्री कालकी धाम मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये 19 फरवरी 2024 को ये किया गया था संभल जिले में। कहाँ पर? संभल जिले में। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड प्राप्त लैब मित्र पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश किस जिले में किया गया? लैब मित्र पहल, लैब मित्र पहल की बात करेंगे तो ये वाराणसी जिले में किया गया है। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। घाटों की नगरी, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, ठीक है, बीएचयू बनारस में स्थित है, वाराणसी में स्थित है, तो वहीं पर लैब मित्र पहल की भी शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना के तहत सरकार ने कितने नए एमएसएमई स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसके तहत जो है टोटल 10 लाख एमएसएमई स्थापित करने की लक्ष्य बताया गया है। तो आंसर क्या है? यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो में परिणत करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए थैंक यू।